Okay, so now we talk on the conservation of mechanical energy on free falling body. जब किसी बॉडी को आप फ्रीली ड्रॉप करेंगे तो किस प्रकार से हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने वाली है। हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तब होगी जब हमने कुछ ये बातें कही थी कि आपका अगर कोई वहां पे इंटरनल फोर्स वर्क कर रहा है, अगर कोई इंटरनल फोर्स है वहां पे, तो वो होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव होना चाहिए, उसके द्वारा वर्क डन जो भी होगा। दूसरा फोर्स, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स कहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं किया जाना चाहिए, यानी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए बेटा, जीरो। और तीसरी बात हमने ये कही थी कि अगर वहां पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका वर्क डन भी क्या होना चाहिए, वहां पे जीरो। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है, इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो है, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी उस टाइम पर कंजर्व रहेगी। यानी कि उस टाइम पर मैं ये कह सकता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। ये कब होती है, जब इन कंडीशंस को आप फुलफिल करें। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम समझते हैं कि अगर ये ट्रू है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो इसको वेरीफाई करेंगे हम फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। फ्री फॉलिंग बॉडी बेटा ऐसी बॉडी होती है जिसको फ्रीली ड्रॉप करते हैं किसी हाइट पे से। किसी हाइट पे से अगर मुझे उसे ड्रॉप करना है तो सभी बच्चे ये जानते हैं कि जब वो कुछ हाइट पर रहती है दे हैव पोटेंशियल एनर्जी, जब वो नीचे आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि अर्थ से उसका लेवल कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। हमें ये देखना है कि अगर वो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है और फ्री फॉलिंग बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो, अगर वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, यहां पर कोई पॉइंट दूसरा ले लीजिए, लेट सपोज यहां पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया बी, और ये अपना तीसरा पॉइंट ले लीजिए सी, जो कि ग्राउंड के ऊपर है। मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है एट पॉइंट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट पर इक्वल आनी चाहिए, तभी आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ ई इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पता करना होगा, यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पता करना होगा। लेट सपोज कि ये पूरी जो हाइट है मेरे पास, इसको मैं h मान लू। ये हाइट मैंने पूरी कितनी मान ली बेटा, h। ये हाइट मैंने मान ली x, a से b के बीच की जो हाइट है उसको मैंने मान ली x। तो ये कितना होगा मेरे पास, ये मैंने कहा दैट विल बी h माइनस एक्स। कर सकता हूं ऐसा, टोटल हाइट h, यहां से a से b तक का बीच का डिस्टेंस x, तो बाकी रिमेनिंग h माइनस एक्स। अब मुझे चाहिए मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए सबसे पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करना होगा और काइनेटिक एनर्जी पता करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन एनी बॉडी, यदि कोई बॉडी अर्थ से h हाइट पर होती है, दे हैव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mgh। याद है या नहीं, पोटेंशियल एनर्जी mgh कैसे आई होगी, याद करो। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या थी, आपने कहा था पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, दैट वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा बेटा यहाँ पे, mg, और कितनी हाइट पर गए h, दैट विल बी माइनस ऑफ mgh। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई मेरे पास, माइनस mgh। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहां पर जीरो, एजम्पशन है भाई, एजम्पशन हमारा ये एजम्पशन है कि अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। जीरो से अब कितनी हो गई वो, mgh। तो चेंज कितने का हुआ, mgh का। अरे v फाइनल, सॉरी u फाइनल लिखेंगे, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ mgh। u फाइनल कितनी है, u फाइनल यहाँ की मुझे कैलकुलेट करना है, तो u फाइनल मेरे पास जो भी निकलेगी, u इनिशियल कितनी थी बेटा, इनिशियल कितनी थी, जीरो, इनिशियल कितनी थी, जीरो, माइनस mgh
तो U फाइनल इज इक्वल टू कितना है -mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया है, चेंज आया है। पहले कितनी थी 0, अब कितनी हो गई mgh। नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मुझे पता करना थी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो U फाइनल मेरे पास आई mgh। नेगेटिव साइन क्यों है पता है ना, क्यों फोर्स कहां लग रहा था नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ ऊपर, बॉल को कहां ले गया ऊपर, और वही हम कहते हैं कि जितना आपने वर्क डन किया होगा दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या सीधी बात समझे कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h is mgh when potential energy of ground we assume as 0। mgh कब है, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड की आपने कितनी का एज्यूम करिए 0 प्लस। आ जाइए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब उसकी यहां की बात करें, उसको फ्री फॉल जब आप ड्रॉप करने जाएंगे तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी 0, देखो 0 काइनेटिक एनर्जी, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इज mgh। अब मुझे मैकेनिकल एनर्जी चाहिए एट पॉइंट बी के ऊपर। आप बी पॉइंट के ऊपर जाइए, तो बी पॉइंट के ऊपर वही फिर से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मेरे पास बेटा यहाँ पर, अब देखो मैं अर्थ से कितनी हाइट पर हूँ, h माइनस एक्स हाइट पर हूँ, तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स होगी या नहीं। कितनी हाइट पे हैं आप, h माइनस एक्स हाइट पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh माइनस एक्स। नाउ काइनेटिक एनर्जी, अब मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए एट पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कैसे पता करेंगे, वो मुझे देखना है कि बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यानी कि मुझे ये बताएगा कोई कि जब ये बॉडी फ्री फॉल हुई होगी, जब ये बॉडी फ्री फॉल हुई होगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसके 0 थी, तो यहाँ पर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जब वेलोसिटी पता होगा तभी तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे। तो पहले इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। 0 थी, कैसे निकाल सकते हैं बेटा, 0 थी, काम करते हैं इधर करते हैं। तो हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी u आपके पास थी 0, कुछ समय बाद मान लो यहां पर मेरी वेलोसिटी हो गई v, वेलोसिटी मेरी कुछ समय बाद कितनी हो गई v, पहले u थी फिर हो गई v। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन काम कर रहा था g, और नीचे कितना चल लिया आप x, कितना चल ली x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ x। इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx, बोलो हाँ या ना, लिखना होगा 2gx, कितना नीचे आ गए x, v स्क्वायर 2gx नीचे आ रहे हैं, g नीचे कैसे लेते हैं पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपकी थी 0, तो इसे कर दें आप रिप्लेस 0 से, दैट विल बी v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन राइट एज 2gx, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन राइट एज 2gx। तो अगर मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं, दैट विल बी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ v स्क्वायर वी कैन राइट एज 2gx, 2 से 2 गया mgx, और यहां पे देखो mgh प्लस माइनस mgx, तो mgx से mgx भी कैंसिल, ये m से यहां का m भी कैंसिल, दैट विल बी ओनली mgh। ओहो, पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इज mgh, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B इज mgh। चलो सेकंड पॉइंट तक तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। हुआ क्या है बेटा, एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की भी है, कुछ ना कुछ वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की भी। यानी कि एनर्जी जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो उसमें एनर्जी में कन्वर्जेंस हो रहा है। देखो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज जीरो काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे नीचे गिरती जाएगी, नीचे की गिर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखा mgh, यहाँ पे देखा mgh। नाउ एट लास्ट पॉइंट सी पॉइंट पे देखें, तो जब आप अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कोई पूछता है तो कितनी होगी, तो आपने कहा सर Pe प्लस के, P पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ से कितनी हाइट पर है c.0, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 0, देखो ओनली काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वही
हाफ एम। अब यहां पर फिर से मुझे वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ेगी, वी स्क्वायर की वैल्यू पता करना पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी पता करना है। तो जब कोई बॉडी यहां से नीचे गिरेगी, अब अभी यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट था, तो हमने कहा 2gx। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, जब उसको h हाइट पर से गिराओगे तो देखो क्या होगा बेटा इसके साथ। सर वही वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ये मान लिया कि यहाँ की वेलोसिटी फिर v है, वी सी कह दो इसको, वी सी कह दो, वी सी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि अब हमने h हाइट पर से गिराई है, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। नाउ वी स्क्वायर की जगह वी कैन राइट 2gh, दैट विल बी 2g एंड h, 2 से 2 गया, mgh प्लस 0, दैट वैल्यू विल बी mgh। भाई तो एक बात मुझे यहां से क्लियर हो गई है कि जब आपका फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो, जब कोई दूसरा फोर्स वहां पे जो वर्क डन कर रहा है वो जीरो हो, यानी कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब एक्सटर्नल फोर्स कौन होगा, एयर फ्रिक्शन आपने जीरो माना है, एयर फ्रिक्शन जीरो है। जब ये बॉडी नीचे गिरेगी तो ऐसा नहीं लगता आपको कि एयर फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन आपने एज्यूम किया है कि एयर फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, एयर फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। दूसरा चीज, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, जो कि एयर फ्रिक्शन नहीं होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो उसका वर्क डन हमने कैसे ले लिया, जीरो। इंटरनल फोर्स आपका जो है वो हमने लिया है कंजर्वेटिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब आपने अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को देखा, तो वो मैकेनिकल एनर्जी कैसे है बेटा, कंजर्व है किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, किसी भी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी उसकी कैसे रहेगी, कंजर्व। चलो बहुत अच्छा सर, क्यों सिखाया ये आपने हमें, क्यों सिखाया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्या यूज होगा इसका, देखो इसका यूज देखो बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का क्या यूज हो सकता है वो देखें। एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लेट सपोज कि आप किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, ठीक है, आप किसी बॉल को जिसका मास m है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप उसको नीचे गिराते हैं अर्थ सरफेस पे, और मैंने आपको पूछा है वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस। आपने इस बॉल को नीचे की तरफ गिराया और आपको यह पूछा गया कि इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0, वहां से उसका m। ओके, तो कुछ बच्चों ने करना शुरू कर दिया, सर अभी हम बताते हैं क्या होगी। तो वेलोसिटी उन्होंने कहा सर फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2gh, दैट विल बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, करेक्ट। क्या हम इसी बात को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से प्रूफ कर सकते हैं? क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट H, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B ले लो, एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, या एक काम करो इसको H ले लो, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट। अगर यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है और इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है, या वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स ने कोई वर्क डन की नहीं किया, तो देयर इज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट H इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 7। एनर्जी कंजर्व रहेगी। जो सिखाते हैं ना आपको, एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट क्रिएटेड, जनरेटेड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट्स ट्रू। और कैसे ट्रू होगा, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी इसके लोएस्ट पॉइंट पर भी निकलेगी। कैसे निकलेगी सर, आ जाइए। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होगी बेटा। अरे हाँ या ना, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बेटा, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट से आप गिरा रहे हैं, h हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0। चलो बॉल नीचे गिर गई, सबसे बॉटम पे आ गई नीचे, यानी कि अर्थ सरफेस पे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv स्क्वायर, पता नहीं ये वेलोसिटी कितनी है।
तो एम जी एच इज इक्वल टू, वी कैन राइट 2mv², यहां से 2 इधर गया, m से m गया, देयर विल बी 2gh इज इक्वल टू v², वी कैन राइट एस v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। बोलो आया? या तो आप इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएं, इक्वेशन ऑफ मोशंस को लगाएं और इसको सॉल्व करें, या फिर ये सब माथापच्ची दूर कर दें और सीधा काम कर दे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इस प्रकार से आपकी क्या रहती है बेटा? कंजर्व रहती है। अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग में एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, तो जस्ट सिमिलर आपको समझना है कि स्प्रिंग में भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। स्प्रिंग फोर्स is a variable force. Spring force is a variable force, but it's a conservative force. Conservative force प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें बेटा, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो वर्क डन जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स करता है राउंड ट्रिप में, तो वो जीरो आता है, यानी कि वर्क डन डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर। इस तरीके का फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, जस्ट सिमिलर लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने ये देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इंटरनल फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो, दैट इन दैट केस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। इफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, अब मान लो कि यहाँ पे ये एयर फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ वर्क डन करता है। एयर फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, या एक एक्सटर्नल फोर्स ले लो, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे दूसरा, और वो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा होता, और आप कहते हैं कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, इट्स रॉन्ग। उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं, ऑलवेज कंजर्व नहीं रहती। इन बातों को थोड़ा बारीकी से समझना है, ऑलवेज कंजर्व नहीं रहती। आइए जल्दी से स्प्रिंग वाला केस देखते हैं। स्प्रिंग वाले केस में क्या करते हैं, स्प्रिंग में मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती, तो थोड़ा इसका पहले ग्राफ देख लें। इसका एक ग्राफ है मेरे पास, ग्राफ देखें। हमने कहा कि ये ग्राफ है और ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, और ये है मेरे पास हाइट, ये है मेरे पास हाइट। क्या होगा जब हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी तो एक एनर्जी बढ़ती जाएगी, उस एनर्जी का नाम होगा यू, पोटेंशियल एनर्जी। हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बॉडी पहले यहां पे थी, मान लो कि वो पहले इस हाइट पर थी, फिर उसको कुछ और हाइट पे पहुंचा दिया, फिर कुछ और हाइट पे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, एच की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो व्हेन हाइट इज इंक्रीजेस देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। और एट हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें, मैक्सिमम हाइट पर, या ये कहो कि जब वो नीचे गिरना शुरू करे, अगर फ्री फॉल करे, तो एट लोएस्ट हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है जी की वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। यही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है जब वो नीचे गिरता है। तो जब वो सबसे बॉटम पे रहता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे कम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अगर आपकी बॉडी कैसे हो रही है? फ्री फॉल हो रही है। फ्री फॉल वाला केस ले रहा हूं, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी हाइट बढ़ते 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 धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। एक मैक्सिमम हाइट, जब एक मैक्सिमम हाइट वाला केस होगा तो आप ये कहेंगे कि वहां पर मेरी एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। ये है मेरी पोटेंशियल एनर्जी और ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी। इसको कहो पोटेंशियल एनर्जी और ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इन दोनों के एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, और दैट विल बी द टोटल एनर्जी, और वी कैन से इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी ई। तो मैकेनिकल एनर्जी ई कांस्टेंट है। यहां पर देखो बेटा, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो जब आप जीरो हाइट पर थे, जब आप बॉटम पे थे, तो आपके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। यानी कि इस पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इज इक्वल टू, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली, बिकॉज एट लोएस्ट पॉइंट देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। जब वो सबसे नीचे हो तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, जीरो होगी ना।
अर्थ की सरफेस पे, ये ओनली काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कह सकता हूं। हाँ, कब? जब आपकी बॉल कहाँ नीचे। तो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो सकती है जब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो? 0। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसी होगी? कंजर्व। कैसी होगी? कंजर्व। और नहीं याद है तो अपने जीवन में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही होगी, है ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसको आप कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब यही रूल जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ये ट्रू है किसी स्प्रिंग के लिए भी, ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए भी ट्रू है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी है कैसा? कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या करते हैं, आपने लिया कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट, एक स्प्रिंग लिया है आपने, यहां पे कुछ फोर्स लगाया गया, आपने स्प्रिंग को यहां पे मूव कर दिया। इसकी जो नॉर्मल लेंथ थी उसको आपने कहा वो x लेंथ पर है। जो नॉर्मल इसकी लेंथ थी यहां से, दैट विल बी x, ओके। और ये जो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, दैट विल बी x नॉट। एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया आपका स्प्रिंग, इसका मास m है, और यहां पे हम किसी प्रकार के कोई फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम किसी प्रकार के कोई फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। आपने स्प्रिंग को एक बार फोर्स लगाया, इसको खींचा, स्प्रिंग को खींचा, तो इसमें x नॉट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, x नॉट माइनस x डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ kx स्क्वायर। ठीक है, नहीं देखा है तो आपको देखना है ना। हाफ ऑफ kx स्क्वायर, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी या स्टोर हो गई होगी, क्योंकि आप जब फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब मैंने स्प्रिंग को खींचा और मान लो स्प्रिंग को फिर मैंने छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, जब उसको छोड़ोगे तो वापस अपनी नॉर्मल लेंथ पे जाते हुए पीछे की तरफ जाएगा, फिर आगे आएगा, पीछे जाएगा, आगे आएगा, ऐसा करता रहेगा, यानी कि एक तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। अरे करेगा या नहीं? अगर स्प्रिंग सोच लो, अगर ऐसा लगा होता, अगर ये ऐसा लगा होता और मैं एक बार इस स्प्रिंग को क्या कर देता, फोर्स F लगा देता, नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर देता, फिर छोड़ देता, फिर ये स्प्रिंग अपने आप ऑसिलेट करता रहता। तो हमें क्या करना है, हमें ये काम करना है कि जब स्प्रिंग की 3 पोजीशंस होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी? जब आपने उसमें एक्सपांशन किया, एलोंगेशन किया, और आप एक्सट्रीम पोजीशन x नॉट उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, स्प्रिंग आपका किसी मिड पोजीशन पर चला गया, यानी कि मिड पॉइंट पे, या जिसे आप कहो एट नेचुरल लेंथ। जब आपके स्प्रिंग में एक्सपांशन नेचुरल लेंथ के बराबर हो, यानी कि कोई एक्सपांशन ही ना हुआ हो, जिसको हम मिडिल पॉइंट कहते हैं। और दूसरा एट सेकेंड एक्सट्रीम पॉइंट, और सेकेंड एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि जब आपका स्प्रिंग उल्टी डायरेक्शन में x नॉट तक डिस्प्लेस किया गया। इन तीनों केस में चाहे स्प्रिंग को आप कहीं पर भी, भाई मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने की बात कह रहा हूं तो वो इंटायर प्रोसेस के लिए कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि सर ने एक्सट्रीम पॉइंट लिखा था, एक्सट्रीम पॉइंट और न्यूट्रल लेंथ के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली, सभी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अगर कोई बॉडी आपके पास नीचे गिर रही है, फ्री फॉलिंग बॉडी का केस हमने बताया, तो हमने यहां डिस्कस किया, यहां डिस्कस किया, यहां डिस्कस किया, ए पर, बी पर, सी पर। किसी बच्चे ने कहा यहां पर क्या होगा, तो अभी बताया यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्व ही रहने वाली है। तो इंटायर पूरी जो प्रोसेस होगी उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। हमने एक्सट्रीम पॉइंट की बात करी, तो वही आपको यहाँ पे फिर से मैकेनिकल एनर्जी बताना है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
जब एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा इसमें वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, जीरो, इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, आपने इसको खींच दिया है और रोक दिया है, खींच दिया तो इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, दे हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल बी हाफ एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। आपने इसको खींचा, फिर आपने इसको छोड़ दिया, जब आप इसको छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड हुई थी, स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। एट मिड पॉइंट जहां होगा, जहां उसकी नेचुरल लेंथ होगी, वहां पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जब नेचुरल लेंथ के पास ये बॉक्स रहेगा, यहां पर आएगा, जब इसे आप छोड़ेंगे तो यहां पर इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो नेचुरल लेंथ पर होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। देखो ओनली काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस जीरो, दैट विल बी हाफ ऑफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। सर के एक्स नॉट क्यों लिखा, क्योंकि बेटा एनर्जी मैंने कहा कंजर्व है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर थी वो कन्वर्ट होती गई, कन्वर्ट होती गई, ये जैसे जैसे मूव करता गया इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती गई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई। एट द पॉइंट व्हेन नेचुरल लेंथ इज कमिंग, यानी कि मिडिल पॉइंट के ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, देयर ओनली काइनेटिक एनर्जी, इन दैट केस मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आई बात समझ में? ओके। और क्या होगा सर, इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ले भाई इधर भेज दो, एक्स नॉट लिखो माइनस का एक्स नॉट, क्योंकि ये सेकेंड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेगा। तो वही बात फिर से मुझे लिखना है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी बच्चे ने जवाब दिया सर यहां पर मुझे पता चल गया है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। देयर ओनली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ ऑफ के माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। कितनी आई, E इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो देखो भाई यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी मैकेनिकल एनर्जी कैसे रहेगी, कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहने वाली बेटा, कंजर्व रहेगी। हमने क्यों पढ़ा ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, कि मेनी टाइम्स हमें अगर वेलोसिटी पता करना है, जैसे मिड पॉइंट पर वेलोसिटी पता करना है, तो हम मिड पॉइंट पर वेलोसिटी पता कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी एट मिड पॉइंट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट के बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट के बराबर होगी। तो इस तरीके से आपकी मैकेनिकल एनर्जी को आप कंजर्व करके देख सकते हैं। सॉरी, ओके। तो चलिए कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस बनाएंगे। सर आपने काफी सारी बातें बता दी है, इन बातों का कोई हमारे दैनिक जीवन में यूज है या नहीं है। बहुत सारे बार बच्चों को ऐसा कंफ्यूज होते रहते हैं, ये हमारे लिए यूज है नहीं भाई, आपके लिए यूज में या नहीं है। यूज में नहीं होती तो आपको पढ़ाया क्यों जाता। आपका ब्रेन कैसे डेवलप होता है, जरा खुद से कभी सवाल करना बेटा, आपका ब्रेन कैसे डेवलप होता है, पढ़ाई करने से। आपके ब्रेन की कैसे प्रैक्टिस कराओगे आप, पढ़ाई करने से। अगर आप चीजों को नहीं समझोगे तो आपका ब्रेन कुछ भी नहीं गैस करेगा, कुछ भी नहीं थिंकिंग करेगा, वो एकदम बिल्कुल शांत होकर बैठा रहेगा। अगर आपने इससे काम नहीं कराया तो ये एक ऐसा स्मार्ट ब्रेन है इंसान के पास कि अगर इंसान पूरे जीवन सोता रहे तब भी उसको सोना कम पड़ेगा। तो ब्रेन काफी स्मार्ट है बेटा, आप नहीं समझते उसकी प्रोसेस को, वेरी स्मार्ट। नहीं पढ़ाई करना है तो नहीं करना, ऐसा सोचेगा भाई। उसका यूज क्या है वो तो आप तब पूछना चाहिए, तब आप उसको सीख जाएं, जब आप उसको सीख जाएं, है ना। इन चीजों को अननेसेसरी हमारे दिमाग को खराब नहीं करके रखना है आपको। इससे क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे नहीं पूरी ह्यूमन बीइंग की जो प्रजाति है उससे पूछ लिया जाए कि जीवन का क्या है, जीवन का इंपॉर्टेंस क्या है, कितने लोग जवाब दे पाएंगे।
कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं? आपको पता है? नहीं ना। हो सकता है किसी को पता हो कि सर जीवन का लक्ष्य। आप लाइफ को कितना जानते हैं? नहीं जानते। समझ रहे हैं मेरी बातों को? दिमाग में जा रही है। इसलिए आप उस चीज को बीच में ना लाएं जो आपके काम को रोक सकता है, जो आपके काम को धीमा कर सकता है। ऐसे अननेसेसरी थॉट्स अपने ब्रेन में ना लाएं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस। हम मतलब ही नहीं है बेटा, हर चीज का मतलब नहीं निकालना है। सर मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरी नौकरी नहीं लगी, इतने सारे लोग जॉबलेस हैं, इसलिए पढ़ाई करना बेकार है। अगर पढ़ाई करना बेकार होता तो कई साल पहले पढ़ाई बंद हो जाती बेटा। आप ये जो सवाल करते हैं ना कि पढ़ाई करना बेकार है, ये सवाल भी आप पढ़ाई करके ही कर रहे हैं। किसी अनपढ़ व्यक्ति को कहना तो वो आपको बताएगा यार मैं पढ़ता तो बढ़िया हो जाता। आप पढ़ लिए तो आप अनपढ़ बनना चाहते हैं। जो अनपढ़ है वो पढ़े लिखे लोगों की तारीफ करता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था। साइकोलॉजिकल वे से समझिए चीजों को, अननेसेसरी अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करिए। क्या करना है वो मुझे बाद में पता चलेगा। अगर मुझे यहां से कहीं जाना है तो मैं अपने लक्ष्य को नहीं देख सकता, तो क्या मैं रुक के बैठ जाऊंगा? क्या मैं ये ठान लूंगा कि मैं अपने लक्ष्य तक तो पहुंच ही नहीं सकता? मान लीजिए मुझे यहां से दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा, वो भी रात के समय में, अंधेरे में? तो यहां बैठे बैठे आप दिल्ली को नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप एक टॉर्च लेके चलना शुरू कर देंगे तो एक ना एक दिन आप दिल्ली तरफ पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्य इतनी जल्दी क्लियर नहीं दिखाई देते। आप जिस एज में जी रहे हैं उस एज से आप लक्ष्य को गैस नहीं कर सकते। लक्ष्य के पास पहुंचना है तो चलना चाहिए, और चलना ही होगा। अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बिना पढ़ाई करे अपने ब्रेन को डेवलप कर लूं, तो वो नहीं हो सकता। कोइंसिडेंटली हो सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात 100% ट्रू है कि जो पढ़ाई करता है वो अपने ब्रेन को कुछ ना कुछ इस लेवल तक डेवलप कर लेता है ताकि उसका वे ऑफ थिंकिंग बदल जाए, वे ऑफ थिंकिंग सुधर जाए। वो चीजों को नए तरीके से देख सकता है, सुधार सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को कुछ नया दिखाया नहीं, नया कराया नहीं, कंपेयर करिए आप और आपका एक दोस्त। एक पढ़ाई करता है आपका दोस्त और आप पढ़ाई नहीं करते। अच्छा आप तो करते, आप पढ़ाई नहीं करते। आपकी मुलाकात आज से 20 सालों बाद हुई। आपको कोई टॉपिक दिया गया जिस पर आप दोनों को कुछ ना कुछ थॉट्स लिखना है या कुछ थॉट्स बताना है, कुछ देर का डिस्कशंस करना है। आप बखूबी इस बात से रूबरू हो जाएं कि आपका डिस्कशन जो होगा उसमें जो व्यक्ति जिसने पढ़ाई करी है, मान लीजिए कि अपने दोस्त ने पढ़ाई करी है, तो वो नए नए थॉट्स, नए नए वैल्यूज, नए नए आयाम्स को बता सकता है, नई नई थिंग्स को बता सकता है। आप नहीं बता सकते। रीजन वेरी स्मॉल, आपके दिमाग की प्रैक्टिस नहीं हुई। आपके दिमाग की प्रैक्टिस नहीं हुई। बॉडी को फिट करने के लिए आप जिम्स जा सकते हैं, दिमाग को फिट करने के लिए आपको पढ़ाई करना चाहिए। आपको सोचने की शक्ति उसी से पैदा होती है, और ये शक्तियां बेटा आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती। आपके पास कौन सी स्किल है ये आपको डायरेक्ट पता नहीं है। आप उस स्किल को यूज कर करके बढ़ा सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। इसलिए अननेसेसरी के सवाल को इन दिमाग से बाहर करिए। जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट में उसको करते रहिए, ठीक है। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है ऐसा है, देखिए एक स्प्रिंग है आपके पास कुछ इस तरीके से, और कोई बॉडी है इधर से, और ये बॉडी जिसका मास है 4 kg 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, की वेलोसिटी से इस तरफ आ रही है, और वो इस स्प्रिंग से टकराने वाली है। इस स्प्रिंग से क्या करने वाली है, वो टकराने वाली है। अभी इसका मास हम एज्यूम कर लेते हैं, दैट विल बी m। इस स्प्रिंग से टकराने वाली है। हमसे पूछा गया है फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा वो आपको बताना है। स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा जब ये 4 kg की बॉडी जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है और स्प्रिंग से टकराएगी, तो इसमें कितना कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा या कितना कंप्रेस हो जाएगा। दबेगा ना जब इसको लगेगी, तो ये स्प्रिंग कुछ ना कुछ हो सकता है कि इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाए। मान लो ये x से डिस्प्लेस हो गया,
है ना। x डिस्प्लेस हो गया तो आपको वो x की वैल्यू बताना है। सॉल्व करें, कैसे कर सकते हैं, तो किसी ने कर लिया क्या, कर लिया, सॉल्व करें। देखिए सॉल्व करते हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि सर सॉल्व करा दें, हम आंसर देख लें। चलिए आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मुझे एक चीज पता है कि एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी एनर्जी इज कंजर्व। भाई एनर्जी अगर आपकी कंजर्व रहने वाली है तो मुझे एक बात बताइए कि इसके अंदर पहले तो एनर्जी कितनी है वो पता कर लीजिए, और जितनी एनर्जी उसके पास है उतनी ही एनर्जी वो इसको देने वाला है। जितनी एनर्जी इसके पास है उतनी एनर्जी इसको देने वाला है, क्योंकि एनर्जी तो उसको क्या रखना है, कंजर्व रखना है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन की बात हमने करी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स आपका, स्प्रिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग को सारी की सारी एनर्जी देने वाला है। तो हमने कहा कि अगर एनर्जी कंजर्व रहेगी तो जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, वो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी स्प्रिंग में इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बोलो हाँ या ना। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम समझ में आ गया तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को वो स्प्रिंग को दे देगा, और स्प्रिंग उस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, तो बॉडी की पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ओ के एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं दिया था, के की वैल्यू लिख ले, के दिया नहीं है, के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर आपको दिया हुआ है। तो जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो 1/2 से 1/2 तो गया, m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, रख दीजिए 4, v की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 20 क्योंकि स्क्वायर दिया है, देयर विल बी k की वैल्यू कितनी है 100 इंटू एक्स स्क्वायर मुझे पता करना है। सॉल्व कर ले, 0 0 0 0, देयर विल बी 4 2 8, 8 2 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयर x इज इक्वल टू 4 मीटर। स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा बेटा, 4 मीटर। स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा, 4 मीटर के बराबर आपके स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कुछ सिमिलर टाइप से। आप ऑटोमोबाइल्स में कार का क्रैश टेस्ट किया जाता है या कार को क्रैश किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि किसी सरफेस के ऊपर स्प्रिंग्स को सेट कर देते हैं। इस तरीके से उन्होंने स्प्रिंग को सेट कर दिया है। यहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट है और ये कोई स्प्रिंग है। इधर से किसी कार को मूव कराते हैं, सर कार को बढ़िया बनाइए, ये लो बेटा कुछ ऐसी दिखती है आपकी कार, ये उसके व्हील्स है, ठीक है, चल के आ रही है कार, इस डायरेक्शन में जा रही है। कार का जो वेट है वो है 1000 kg, 1000 kg, तो 1000 kg 1 क्विंटल की थोड़ी हल्की कार है। और ये सर ये पे ये तो ऊपर हो गया, अब ठीक है 1000 kg उसका वेट है, और वो कार जो है वो इस डायरेक्शन में वही 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। आपका जो स्प्रिंग दिया है उसका कांस्टेंट है 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, वही बात, फाइंड कंप्रेशन कहो, डिस्प्लेसमेंट कहो, पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा सकता है, कंप्रेशन इन स्प्रिंग। चलिए प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन से मिलता जुलता है। स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, कर लिया,
अरे इजी क्वेश्चन है। स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना कंप्रेस होगा, किसी ने इस तरीके से कर दिया सर। कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज इक्वल टू, वही बात, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ओके भाई, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज हाफ ऑफ एम की वैल्यू आपके पास है थाउजेंड्स ऑफ kg एंड वी स्क्वायर आपने रखा है 18 इंटू 18 रखा, क्या रखा है तो बिल्कुल गलत। 18 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इस किलोमीटर को क्यों ना हम 5/18 करें और इसको मीटर पर सेकेंड में ले जाएं, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 इंटू 5 mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ k is 6.25 into 10 raised to the power 3 and kx स्क्वायर, और x की वैल्यू हमें निकालना है। 1/2 से 1/2 को हटा दीजिए, जरा इसको इधर नीचे ले आइए, देयर इक्वल टू थाउजेंड्स इंटू 25 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 10 raised to the power 3, 10 raised to the power कितना 3, चलो 30 लिख देते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। इससे तो ये गया 25 अपॉन में 625 बचा मेरे पास, तो कितना आएगा देख लें, 25 अपॉन में 625 और इसका आपको स्क्वायर, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ठीक है, ओके ठीक है। चलिए सॉल्व करें इसको। सॉल्व करने के लिए क्या करें, कैंसिल हो सकता है क्या, एक काम करो 1 2 0 बढ़ा दो, इसको हटा दो, हटा दिया, फिर 5 1 5 5 जा 25 और इसको 0 5 से एक काम करते हैं 25 से कैंसिल करो, 25 से 1 0 0, देयर इज 625 को 25 से काटोगे दैट विल बी 25 टाइम्स, 25 से इसको काटोगे दैट विल बी 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 तो नहीं किसी को याद आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू कितना 2, किसमें मीटर। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगा बेटा, जब ये कार इससे टकराएगी तो स्प्रिंग 2 मीटर कंप्रेस हो जाएगा। अगर कोई इसी टाइम पे आपके पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ लिया जाए ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इससे निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए बस एक्स की, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर ही तो आएगी। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितनी उसको एनर्जी दी गई होगी, और जितना इस कार ने के पास एनर्जी होगी सारी की सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी लॉस तो होना नहीं है, ट्रांसफर हो जाएगी, एनर्जी कंजर्व हो रहेगी, वो कार इसके ऊपर वर्क डन करेगी, फिर वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो स्प्रिंग में कितना होगा प्रोड्यूस, 2 मीटर का कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो आप चीजों को बना सकते हैं, बट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने की शर्त जरूर याद रखें, work done due to external force 0, work done due to non-conservative force is 0 and internal force is must be conservative। ओके, तो ये कुछ बातें थी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।